Assalamu alaikum, namaste, sat sri akal and good evening to all the viewers of Gimme TV. तो जनाब, इससे पहले कि मैं बात स्टार्ट करूं, मैं आपसे कहूंगी कि अगर आप गिमी टीवी को पसंद कर रही हैं तो उसको सब्सक्राइब करें और आप उसको जो आपको पसंद आए उसको लाइक भी करें और अगर दिल चाहे तो कमेंट भी कर दिया करें। तो जनाब, जैसे कि आपको पता है कि आपको गिमी टीवी पूरी दुनिया के बहुत सारे मुल्कों की सैर भी करवाता है, अच्छे-अच्छे मेहमानों से भी मिलवाता है। तो आपको याद होगा कि अभी तक हम फ्रांस नहीं गए थे। आज हम आपको लेके जा रहे हैं फ्रांस और फ्रांस के एक बहुत ही खूबसूरत शहर पेरिस में। जी हाँ जनाब, पूरी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं और बड़ी-बड़ी नाम लेने वाली और बड़े-बड़े ख़वातीन जो हमारी हैं, एम्पावर्ड वुमन, उन्होंने किस तरह से अपनी वहाँ पे जगह बनाई और कैसे अपनी घरदारी भी चलाई और उसके बाद क्रिएटिव वर्क कैसे किया। तो आइए मिलते हैं आज पेरिस में मुमताज़ मलिक से। जी मुमताज़, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम आपको और सब देखने वालों को। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया और आपसे मुखातिब होने और सारे दोस्तों से मुखातिब होने का मौका दिया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू, वी आर ऑनर्ड कि आज हमने कहा जी हम पेरिस लेके जाते हैं और हम बताएं जरा अपने ऑडियंस को कि देखें आप हमारी पाकिस्तानी औरत जो है वो कहाँ-कहाँ बैठकर माशाल्लाह कितना क्रिएटिव काम कर रही हैं। तो आप सबसे पहले मुझे अपना थोड़ा-सा जर्नी बताइए कि कैसे आना हुआ आपका फ्रांस में, पेरिस में और फिर यहाँ आके आप मुझे ये पता है कि आपने ग्रेजुएशन तो आप पाकिस्तान से करके आई और आपका ताल्लुक पाकिस्तान के ट्विन शहर रावलपिंडी से ही है। लेकिन जब आपका सफ़र पाकिस्तान से आप यहाँ लैंड की, ख़वातीन हज़रात आपको बताती जाऊँ मैं थोड़ा-सा, बाकी आपको खुद बताएँगी मुमताज़ कि ये शादी होने के बाद अब इनके मियाँ इधर रहते थे, तो ये अपने मियाँ के पास आए। जनाब, उसके बाद किस तरह से सिलसिला शुरू हुआ मुमताज़ आप बताइए प्लीज़? पहले तो ये कि शादी हुई 96 में, हस्बैंड का ताल्लुक लाहौर से है। तो वो जो 2 साल था वो स्ट्रगल, आपको पता है, पेपर्स बनना, ये वो सारा, उस डॉक्यूमेंटेशन में बेटी हुई मेरी वहीं पे। तो उसकी पहली सालगिरह वहीं हुई थी, एक बच्ची वहीं पे मेरी हुई थी 96 में। फिर उसके ओके। साथ, क्योंकि फिर पहले तो मेरे पेपर बने, फिर उसके बाद बच्ची का था, आपको पता है ना, उसका फिर प्रोसेस स्टार्ट हो गया पेपर्स का। तो इस तरह से वो 2 साल, सवा 2 साल का अरसा लगा और फिर 98 में मैं यहाँ पे फ्रांस अपने हस्बैंड के पास आ गई। ठीक है। उसके बाद शुरू-शुरू में मुझे एक लगता था कि क्योंकि ज़ुबान बिल्कुल अजनबी थी, अंग्रेज़ी तो हम लोग फिर कभी कुछ सुना होता है, कभी हम लोग फ़िल्में देखते हैं, कभी कार्टून्स देखते हैं, तो थोड़ा-सा एक ना हाँ। नसीहत होती है उसके साथ, जानते हैं, मानूस है हमारे लिए। लेकिन वो जो फ्रेंच थी, वो एक बिल्कुल अजनबी ज़ुबान थी, यकीन करें कि शुरू के जो यहाँ पे 2-3 साल थे, मिलना-मिलाना भी कम था, फैमिलीज़ कम थीं, हस्बैंड सुबह काम पे जाते थे, शाम को आते थे, यानी सुबह 7 बजे, 8 बजे निकलते थे, तो रात को 8-9 बजे घर आते थे, थके-हारे, ज़ाहिर-सी बात है। फिर उन्होंने खाना खाना है, थोड़ी-सी खबरें देखनी है, वो भी उस वक़्त फ्रेंच चैनल्स थे, उर्दू चैनल्स भी नहीं थे। ये तो फिर अताउल हक कासमी साहब जिस वक़्त आए, तो उन्होंने फिर ये 98 के बाद 99 में आकर तो पीटीवी और इस तरह चैनल्स कुछ यहाँ पे, पीटीवी तो ख़ैर देर से आया, उस वक़्त फिर जी। उर्दू की ज़ुबान के लिए स्टार्ट हुए, एआरवाई चैनल उस वक़्त आया, तो कुछ हमें जी। सुनने को मिला और हमें लगा हम दुनिया में वापस आए हैं, नहीं तो वो जो 2 साल का अरसा था, उस वक़्त यहाँ ज़ुबान के स्कूल भी कम थे। फिर मैं उन लोगों में थी जिनको, अभी तो ये अच्छा है ना कि अभी आपको एम्बेसी लिख कर देती है कि आपने इतने घंटे पास करने हैं, कुछ ज़ुबान सीखनी है पाकिस्तान में यहाँ, तो उसके बाद आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो या यहाँ ओके होते हो। लेकिन मेरे टाइम में ये हुआ था कि हमें कोई घंटे नहीं दिए गए थे। तो यहाँ स्कूल ढूँढना, स्कूलों में 10-12 जगह होती थी और पता चलता था हम एक दिन भी अगर पहली को जाना है, 2 को भी पहुँचे हैं, तो समझें सीटें बिल्कुल कवर हो चुकी होती थी, कोई सीट नहीं होती थी हमारे लिए। तो ज़ुबान का बहुत मसला था, बहुत ज़्यादा। हम गूंगे हो गए थे ना, ये काम पे होते थे, टेलीफ़ोन महँगा होता था। टेलीफ़ोन बहुत महँगा था उस वक़्त, जो हमारे मोबाइल कम-कम थे, अभी नया-नया मोबाइल आ रहा था और जो लोकल फ़ोन होते थे, फिक्स फ़ोन जो होते हैं, वो बहुत महँगे पड़ते थे। और मुझे याद है कि मेरी अम्मी उस वक़्त ज़िंदा थीं, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। उस वक़्त जब अम्मी को फ़ोन करना होता था, तो मुझे याद है हम लोग 15 मिनट का एक कार्ड लेते थे
फ्रांक होते थे ना, उस वक्त फ्रांक थी करेंसी यहाँ पे, यूरो नहीं था उस वक्त। तो उस वक्त वो उसमें 15 जो मिनट का वो 15 मिनट का वो कार्ड, यकीन करेंगी आपके, मैं ना उसको 1-1 मिनट करके अपनी अम्मी से बात करती थी ना, जल्दी से सुनाती थी, अम्मी मैं ठीक हूँ, आप ठीक है ना, हाँ फिक्र नहीं करना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सब अच्छा है, बहुत अच्छा है, बस इस तरह से ना। और हालात भी टाइट थे, एक बेबी था मेरे पास, दूसरा होने वाला था, तो वो एक बड़े वो एक ना टाइट हालात थे वो उस वक्त, मालिक और बेबी और हर तरह से वो स्ट्रगलिंग टाइम था हकीकत में। आज भी मैं याद करूं तो मैं अल्लाह ताला से यही कहती हूँ, या अल्लाह तूने गुजार दिया, वरना मेरे लिए शायद वो टाइम गुजारना इतना आसान नहीं था, वो बहुत मुश्किल टाइम था। और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद अम्मी से बात करने के लिए मैं सिर्फ वो कार्ड लेती थी, क्योंकि अब्बू की डेथ हो गई थी मेरी शादी के साल में अचानक उनकी। तो अम्मी होती थी तो अम्मी को सिर्फ एक होता था कि आवाज सुन लो, और उनको वो 1 महीने में 1 कार्ड होता था, वो मैं अफोर्ड करती थी, 100 फ्रांक का आता था वो, और वो 15 मिनट 100 फ्रांक। आप जब स्टार्ट में आते हैं इन कंट्रीज में तो फिर जाहिर है कोई एक स्ट्रगलिंग टाइम तो हर किसी को गुजारना पड़ता है, हर किसी का होता है, और डिफरेंट, बस ये कि अंदाज थोड़ा सा डिफरेंट होता है, किसको माली मसला है, किसको जुबान का है, किसी को काम का है, डिफरेंट होता है ना प्रोसीजर। तो मुझे ये था कि अभी जरा खवातीन आती हैं, वो सबसे पहले फैमिली बनाती हैं, हमारा भी यही था, पहले बच्चे पैदा कर लो, पहले फैमिली बना लो, मुतमईन हो जाओ, फिर उसके बाद जुबान की तरफ आना है, या उसके बाद जो करना है, तो यानी ये प्रायोरिटीज डिफरेंट हो जाती हैं हर बंदे की। तो मेरे भी हस्बैंड का ये था कि पहले हम फैमिली अपनी कंप्लीट करें। अब ये था आते ही फिर वो दूसरे बच्चे की दफा, जब यहाँ पे मेरी वो पहली बच्ची थी, तो वो फिर कुछ हालात ऐसे हुए, जाहिर बात है हालात में ऐसी चीजें थी बहुत सारी जो कि आपके जहन पे, नफ्सियात पे असर कर रही होती हैं। और मेरी प्री मेच्योर बेबी हुई, फिर उसके बाद उसकी डेथ हो गई 1 महीने के बाद, और मैं किसी को नहीं जानती थी, कहते ना रोने वाला कंधा भी नहीं था आपके पास उस वक्त कोई। और मैंने अपनी माँ को भी नहीं बताया कि मैं इस तरह से हूँ, अम्मी को ये था कि बस कोई खुशखबरी आ रही है, इंशाल्लाह तुम ठीक हो ना, खाना पीना ठीक है तुम्हारा तब। और फिर वो जो 1-2 महीने जो मैं अस्पतालों में, वो कहते हैं ना एक ख्वारी काटता है बंदा, और वो ऐसे काम में, यकीन करें अम्मी को मैंने नहीं कहा जब तक कि मेरी बेबी हो गई, उसकी डेथ हो गई, और फिर उसके बाद तदफीन हो गई, सब कुछ हो गया। और यानी समझिए आपने अपने आंसू पी लिए, आपने अपने आप को ठंडा कर लिया थोड़ा सा जज्बाती तौर पे। तो फिर अम्मी को फोन, अम्मी का जब आया तो वहां से उन्होंने कॉल बुक करवाई थी 2-3 मिनट की, तो कहते काफी दिन से तुम्हारा फोन नहीं आया, क्या बात है, तुम ठीक हो, तो तुम्हारी प्रेगनेंसी ठीक है ना, सब कुछ ठीक है ना। तो मैंने कहा जी अम्मी अल्लाह ताला ने बेटी दी थी ना। अम्मी कहती है अच्छा चलो बेटी है, अल्लाह ताला की रहमत आई है, कोई बात नहीं ना, दिल नहीं छोटा करना। उनका मतलब था पहली बेटी है तो शायद दूसरी बेटी, तो हमारे यहाँ होता है, और यही रीजन था बीच में कई चीजों में। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, दिल नहीं छोटा करना, ऐसा हो बेटा, अल्लाह ताला ने रहमत दी है, इंशाल्लाह ताला तो अल्लाह रहमत भी देगा, नेमत आई तुम्हारे घर, रहमत आई है तो नेमत भी आएगी इंशाल्लाह। मैंने कहा जी अम्मी अल्लाह का माल था, अल्लाह ने दिया और अल्लाह ने ले लिया। तो अम्मी कहती है क्या कह रही हो, और वो एकदम शॉक्ड हुई ना अलग। मैंने कहा अम्मी घबराना नहीं, बस वो टाइम ऐसा मुकम्मल नहीं था कुछ, और कॉम्प्लिकेशन हुई तो बेबी अल्लाह ने ले ली, अल्लाह का माल था, हम सब ने अल्लाह की तरफ जाना है। और मेरी अम्मी शॉक्ड होकर, क्योंकि मैं एक बहन थी 4 भाइयों की, और मेरा घर में ही होता है ना कि आप हर चीज पे हो काम, यानी कि होल्ड करती है वहां पे हर काम में, मैं ही करती थी हर चीज, जिम्मेदारियां निभाती थी। तो मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल बेटी थी अपनी माँ की। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने अपनी माँ की जिंदगी में जो भी एक बेटी अपनी माँ के लिए कर सकती है ना, जो भी उनकी खिदमत हाथ से, जुबान से, प्रैक्टिकली, मैंने सब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला कबूल करे कि मैंने किया। और मैं आज जो भी कुछ कर रही हूँ, या मेरे पास कुछ भी है, अगर सांस लेने का जो मौका है ना, ये भी उन दुआओं की वजह से है, सिर्फ वो दुआएं हैं मेरे साथ, मेरे पास कोई खजाना नहीं है उनकी दुआओं के सिवा। और फिर जब अम्मी ने कहा तुम किसके गले लग के रोई होगी, तुम्हारा इतना सब्र कि तुमने मुझे इतने आराम से कहा अम्मा वो अल्लाह का माल था, अल्लाह ने ले लिया। और वो अभी भी मुझे याद आता ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। मैं वो चीज जब
फोकस करती हूँ उसके पीछे बहुत सारी चीजें। कहते हैं ना, अब एक लिखने वाला या एक शायर या एक चीज जो अल्लाह ताला तख्लीक करता है, तो वो बहुत सारे कहते हैं ना मुक्के मार मार के उसके डेंट निकालता है। हाँ, और बिल्कुल। हम लोग वही हैं, हमारे डेंट निकाले जाने के लिए ये एक बहुत बड़ा मौका था मेरी जिंदगी के लिए। और अम्मी ने वो चीज ली। फिर उस वक्त उनको थोड़ी सी मसाने की तकलीफ शुरू हुई थी उन दिनों में। मेरी अम्मी बिल्कुल 45 साल की थी जिस वक्त उनकी डेथ हुई, क्योंकि वो पुख्तून थी और 15-16 साल की उम्र में शादी होकर आई शादी थी। जल्दी कर देते हैं। और उस वक्त मुझे याद है कि जब उन्होंने ना रोज अम्मी अम्मी ने ना इसी तरह से एक ले लिया शायद दिल पे। मैं नहीं चाहती थी कि वो दिल पे लिए, लेकिन ठीक 6 महीने के बाद अम्मी की भी इसी गम में डेथ हो गई। और मुझे भाई बताते थे कि तुम्हारी बच्ची का सुनने के बाद अम्मी हर रोज बस ये होते थे कि कभी सामने कभी बाहर बात करते करते रो पड़ती थी, मेरी बेटी परदेश में है, उसका हाँ, गम किस बांटा होगा, वहां उसकी जुबान नहीं है, वहां उसके नजदीक लोग नहीं है, उसके दोस्त नहीं है, तो कैसे उसने निभाया होगा ये अरसा, कैसे गुजारा होगा। बस समझे कि ये गम उनको चाट गया। और फिर अम्मी की भी अचानक इस तरह जब डेथ हुई ना, एक दिन पहले मैंने बात की, एक दिन गुजरा और सेकंड डे मुझे पता चलता है कि हौसले से सुनना, अम्मी नहीं रही। वो मुझे वो जो सदमा बेटी से ज्यादा जो अम्मी का था ना जाने का, वो मेरे लिए बहुत तकलीफ देता, बहुत ज्यादा आजमाइशी था। हाँ, और उसने ना मुझे ये कहा कि मुझे कहीं ना कहीं अटैच होना है, कहीं मुझे कुछ ऐसी तरफ रागिब होना है जहाँ पे मैं अपने अंदर की हर चीज को इस्तेमाल कर सकूं, एक्टिविटीज में हिस्सा लूं। डॉक्टर ने भी कहा कि इनको ना बिजी करें, ये किसी शौक में ना चली जाए, इनको बिजी करें। और नेक्स्ट बेबी आपका होना चाहिए ताकि ये अपनी एक रूटीन लाइफ में आ जाए। और फिर उसके बाद फिर मेरी अब जो माशाल्लाह दूसरी बेटी जब साइकोलॉजी पढ़ रही है माशाल्लाह, तो ये वाली बेबी आने वाली थी। और माशाल्लाह यकीन करें उस वक्त मैं सोचती थी जब अम्मी का हुआ और बहुत सारी चीजें चल रही थी, तो कहते हैं ना बेटे की दुआ करो, बेटी की दुआ करो, या क्या चाहिए तुम्हें। तो मैं कहती थी मैंने इतनी चीजें इन 1 साल में फील कर ली हैं, अपने ऊपर गुजार ली हैं 8 महीने में, कि मेरे अंदर से कोई दुआ नहीं निकलती थी कि बेटा हो या बेटी हो। तो मैं कहती थी अभी जो बेबी आएगा ना, तो पता नहीं मैं उसको प्यार कर सकूंगी, नहीं कर सकूंगी। ऐसे ना आप अंदर से खाली हो जाते हो खाली एकदम हो से। जाते हैं। तो वो जब तहरीन पैदा हुई सुबह 5:30 बजे फजर के टाइम, जब वो सुबह पैदा हुई अगस्त में, 20 अगस्त को, तो जिस वक्त मैंने उसको देखा ना पहली बार, तो ऐसे मुस्कुराते हुए मेरे सामने लेकर मुस्कुरा रही थी ना, और मैं ना उस वक्त ऐसे जैसे वो पता नहीं अल्लाह ताला की तरफ से कुछ चीजें तय होती है ना। तो मैं जब घर कहीं से भी आती थी ना, अगर छोड़ के भी थोड़ी देर के लिए गई हूँ किसी काम से या ऊपर आई हूँ वापस, तो जब वो मुस्कुराती थी ना, तो मुझे लगता था मैं फिर से जिंदा हो गई हूँ। जिंदा हो गई बस हैं। मुझे और मुझे मुझे वो चीज याद आती थी कि अल्लाह ताला इंसान को पैदा करता रहेगा उस वक्त तक जब तक उसकी इंसान से अच्छी उम्मीदें सलामत हैं। हाँ, तो वो बेबी ने मुझे वापस लेकर आई, और मैंने उन दिनों में फिर एक मजहबी इदारा ज्वाइन किया हुआ था यहाँ। बच्चों को वहाँ उर्दू पढ़ाना, नात खानी मैं करती थी शुरू से स्कूल टाइम पे। तो नात खानी के लिए मैं वहाँ गई। उसके बाद उन्होंने काफी मुझे वहाँ कुछ खवातीन ने अप्रिशिएट किया, बेटा आया करो और जरूर शामिल हुआ करो। और यूं मेरा एक सिलसिला 98 से 99 तक आते हुए ना मेरा एक सिलसिला बन गया था कि मैं उससे अटैच हो गई। फिर मैंने वहां तकरीबन 16 साल काम किया, हर तरह के प्रोग्राम्स किए, बच्चों को पढ़ाया भी वहां पे। जैसे नात और खानी भी आपने की, शायरी भी आप करती हैं, कॉलम निगारी करती हैं, टीवी की होस्टिंग भी आपने की, इस्लाही और तरबियती लेक्चर्स भी आपने दिए। आप देखें कि राइटर आप हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना काम फिर आपने, आपको मतलब वो क्या जरूरी है कि बंदा कोई चोट खाए फिर खड़ा हो, या क्या क्या पस मंजर, आपके ख्याल में क्या पस मंजर होता है? मेरा ख्याल है जो मैं क्योंकि बहुत बड़ी आलिम नहीं हूँ, मैं कोई बहुत बड़ी मैं कहूँ ना कि मैं पीएचडी नहीं हूँ, मैं कुछ इतनी बड़ी डिग्रियां जो गिनवाते हैं ना कि मेरी ये 1 दर्जन डिग्रियां हैं, ये मेरे पास कोई इतनी बड़ी डिग्रियां नहीं है। लेकिन मैं समझती हूँ जिंदगी बहुत बड़ा उस्ताद होती है। हकीकतन ये कोई किताबी जुमला नहीं है। नहीं, मेरे जैसा बंदा या आप जैसा बंदा जो प्रैक्टिकली स्ट्रगल करके आता है ना कहीं पे, वो इसका मतलब जानता है कि जमाना सबसे बड़ा उस्ताद होता है। मैं जिस वक्त यहाँ आई थी तो मैं हर वक्त कहते ना, मैं पाइसेस हूँ, स्टार मेरा पाइसेस है, तो हम हंसते ज्यादा है बोलते कम है। तो हाँ, वो वाली मैं थी कि मैं हर बात पे मैं हाँ। बिल्कुल, आप यकीन करें कि मेरा जो स्टार है ना, स्टार्ट ऑफ टॉरस है
एंड ऑफ हाँ, स्पाइसेस है, तो मेरे अंदर भी वो वाली चीजें हैं। दोनों आ जाती हैं। तो स्पाइसेस लोग जो है ना, दे आर वेरी जॉली, फन लविंग, लाफ, बिल्कुल। आई मीन बैठे बैठे छोटी सी बात में आपको ऐसे हंस हंसी रहे आ हैं। जाती है, लाइफ को आप बहुत इजी इजी लेते हैं, हम है ना? समझते हैं कि थोड़ी सी देर अगर कहीं किसी के साथ बैठे ना तो एक खुशी वाला तासुर लेके उठें, एग्जैक्टली हम खुशी एग्जैक्टली, देकर खुशी लेकर उठें, हाँ हम एक हाँ, दूसरे को परेशानियां कम बांटते हैं और हम एग्जैक्ट, समझते हैं इस स्टार के लोग की भी खुशी बांट के उठना चाहिए। लेकिन लोगों ने उस वक्त जो थी ना मुमताज मलिक, मैं समझती हूँ जो मैं 98 में थी, उस मुमताज मलिक को लोगों ने अपनी उस्तादियां दिखा दिखा कर इतना पक्का कर दिया ना। अब सच पूछे ना तो कहीं मैं अकेले बैठे ना, अब तो मैं सोच के हंसती हूँ। बहुत सच्ची बात लेकिन आपने कही है वैसे, कि आपको फिर जमाना सिखा देता है ना, कि मतलब आप इतने हाँ, अपने आप में एक प्योर होते हैं, बाद में आपको पता चलता है ये बात, अच्छा, फिर आप फिर आपकी आपके खालिसपन का आपके खालिसपन का मजाक उड़ाया जाता है और ओपनली उड़ाया जाता है, लोग अक्सर समझते हैं। अच्छा, जैसे मैं लास्ट टाइम जब मैं यानी काफी अरसा मैंने उस मजहबी इदारे में गुजारा, हर तरह का काम किया, हर तरह की लॉयल्टी दी, हम्म, और मैंने यानी पूरा दिल से अपने आप का जितना मटेरियल अंदर होता है ना वो वार दिया उसके ऊपर ना, कि बच्चों की तरबियत हो, यहाँ पे खवातीन आती हैं, वो कुछ अच्छा सीख कर जाएं, कुछ अच्छा अपनाएं, कुछ अपने आप को ग्रूम करें, यानी नफ्सियाती तौर पे भी, ज़हनी तौर पे भी, साइकोलॉजिकली थोड़ा इल्मी तौर पर काम भी। करें, सही सही, हाँ, ये मेरी हमेशा से एक कोशिश थी कि जो, क्योंकि मैं समझती हूँ बच्चा और औरत मेन प्रोस्पेक्ट होते हैं किसी भी मुआशरे के लिए। ये सेफ है, ये तालीम याफ्ता है, ये खुश है, तो आपका पूरा मुआशरा खुश पूरा है, पूरा मामला, मुतमईन हो बिल्कुल आप जाता है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही, आपकी हर चीज, क्योंकि मर्द कौन होता है, मर्द उसी औरत से पैदा होता है ना। हाँ हाँ अगर वो औरत खुश है, अपने बच्चे को अच्छी तरबियत देगी हाँ, और अच्छे तरीके से ब्रॉडअप करेगी, तो वो अच्छा बाप बनेगा, वो एग्जैक्टली, अच्छा भाई बनेगा बहन के लिए, हाँ, वो एक बिल्कुल मिसाली इंसान बनेगा फिर। सही कह तो रही हैं, इसके लिए औरत और बच्चे को, औरत तालीम याफ्ता है तो बच्चा ऑलरेडी हाँ, उसकी गोद में पल रहा है, उसका स्कूल एक अच्छा हो गया, उसे एक अच्छा सिस्टम दे दिया हमने। सही, लेकिन अगर वही औरत, अगर उसी को आप बालों से पकड़ पकड़ कर अपने बच्चों के सामने हाँ, पीट रहे हैं, नहीं, उसे ठुड्डे मार रहे हैं, उसके माँ बहनों को गालियां दे रहे हैं, आप और खुद समझते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा फर्मा बरदार निकलेगा, नहीं, ये ऐसा गलती नहीं औरत होता, की है। हुँ, गलती ऐसा, औरत की है, यानी हाँ, उस बच्चे की जो माँ है, मैं हाँ, कहती हूँ मर्द की माँ ने उसकी तरबियत गलत की, एग्ज़ैक्टली, जिसने उसे एक औरत के साथ बिहेव करना सिखाया ही नहीं। हाँ, शायद उसने अपने बदले जो थे ना, कहते हैं ना हमारे यहाँ औरतें जब बहू लेकर आती हैं तो वो ये समझती हैं कि भी जो मुझे नहीं मिला ना वो इसको भी नहीं मिलने दूंगी। ये एक नेगेटिव अप्रोच है ना, मतलब बात ये भी है कि जो आपको नहीं मिला तो आप कोशिश करें, वैसे हाँ, अल्लाह नसीब करे, मेरी मदर इन लॉ कहती थी हाँ, कि जो मेरे पे हुआ मैंने अपनी बहू के साथ नहीं ना करना। हो ये और पॉजिटिविटी। हकीकत है कि मतलब उस वक़्त मेरे उनके ससुराल में ये फ़ैशन था या रिवाज था कि दुल्हन को अपने पास 2-3 साल रखना फिर भेजना मियाँ के साथ ना। तो वो मासूम औरतें थी, 15-14 साल की उम्र में शादियाँ हो जाती थी। जब मेरी शादी हुई है मेरे हस्बैंड के साथ, अब हमारा कुछ लव कम अरेंज वाला सिलसिला हो गया था। हमसे क्या कहाँ एक-दूसरे के बगैर रहा जाता है। लेकिन हमारे कहने के बगैर मेरी सास ने कहा मेरे साथ ये किया था तो मैंने अपने बच्चे को अपने बेटे के लिए शादी की है ना, मैंने इसको तरसाना नहीं है कि ये बेचारी इधर हाँ, उदास हो, इसको हम बिल्कुल रखें, वो बेचारा अपने उधर उदास हो। तो सही ये है। फ़र्क होता है आपके माइंडसेट पे। ये अगर बात है, 2 रास्ते होते हैं ना आपके हाँ, पास, वो अब रास्ते आपकी थे। मर्ज़ी है, हाँ, आपने पॉज़िटिव जाना है या नेगेटिव जाना है जाना है। जाना तो बिल्कुल, ज़्यादातर हमारे यहाँ 90% तो नेगेटिव ही जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अपने दिल की भड़ास निकाली जाती है, आने वाली बहू पे, ठहर बेटा जो मेरे साथ, ये नहीं सोचते अगर बहू खुश है तो बेटा भी खुश होगा, और बेटा खुश है तो माँ खुश है, हाँ, यानी इनडायरेक्ट वो गम आपको मिलता है। कहते हैं ना बिल्कुल, दुनिया गोल है, आप जो देते हैं वो वापस आपकी तरफ आता है, मोहब्बत दें चाहे नफरत दें। वो भी अब अगर अपनी बहू को तंग किया तो आपने अपने यानी इनडायरेक्ट अपने बेटे को तंग किया, वो बेटे को आपके समझ गया बेटे ना पे आपने, हाँ, मलबा निकालेगी। और बिल्कुल, बेटा क्या करेगा, बेटा गुस्से से माँ से बोलेगा तो माँ का दिल दुखेगा, वो परेशान होगा, तो माँ भी उसके साथ इनडायरेक्ट उस परेशानी में इन्वॉल्व है, तो आप अपने लिए परेशानी का सामान कर रहे हैं। अगर आपको खुश रहना है तो आप उस बहू को नहीं देखें, आप हाँ, देखें मेरा बेटा, उसकी खुशी है ये,
अच्छा मैं आपको मैंने बताऊं इसको कि पैदा इस किया। वजह से फिर वो बॉन्डेज इतना अच्छा होता है। अल्लाह हाँ। जगह दे मेरी मदर इन लॉ को। यूजुअली मेरी फ्रेंड्स हंसती हैं कि शुगुफ्ता तुम ये सच कह रही हो झूठ कह रही हो, बट आई एम ऑनेस्ट। सच उन्होंने सच इतना बॉन्डेज इस तरह से बनाया वो, तो वो बहुत अच्छा जिंदगी में हमारा साथ रहा कि कोई माशाल्लाह। किसी किस्म का कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, कुछ नहीं। आप We were बहुत very खुश friends। नसीब हैं। आप हाँ बहुत खुश नसीब बिल्कुल, हैं हाँ कि बिल्कुल, आपको ऐसी सास बतौर दोस्त मिली ना, हाँ दोस्त हाँ सास मिली बिल्कुल आपको, जो आपको समझती थी कि जो तकलीफ मेरी बेटी को होती है वो इसको भी एग्जैक्टली। होगी। हाँ ये उनका बड़े दिमाग होते मैंने हैं, बड़े देखा कि ज़हन होते हैं। उनका उनका अपने बेटे के साथ इतना प्यार था कि उस प्यार में वो बहुत सारी चीजें जो है ना मेरी भी हाँ, इग्नोर कर देती थी। बिल्कुल, मेरी भी वो बिल्कुल। इग्नोर कर देती थी कि अगर कुछ हुआ, इसका मूड खराब हुआ या मेरा बेटा दुखी हुआ तो कहती होती थी मुझे कितना दुख होगा, मुझे कितनी तकलीफ हाँ, होगी। ये अब बात है ना। ये अप्रोच जो है ना, अभी वो दुनिया में नहीं रही। मैं मतलब बात उनकी कर हुँ, रही हूँ, मैं ये आपकी बात से बात, क्योंकि जी, हम 2 ख़वातीन बैठी हैं, हमें रियलिस्टिकली भी चीज़ें दूसरों को बतानी चाहिए कि ऐसा बतानी भी चाहिए। होता है, ऐसा भी होता बिल्कुल, है। और सारी बात है माइंडसेट की। अच्छा माइंडसेट। आप मुमताज़ वहाँ से फिर अब हम अगर आएँ आपके क्रिएटिव वर्क पे, फिर बताइए जी, ये माशाल्लाह आपने देखें आपने मेरे दिल का कलंदर बोले आपकी ये बुक आई है, मुद्दत हुई औरत हुए आई, आपकी तख्लीकात जो हैं वो बहुत सारी आई हैं, सच तो ये है। ए श म ए शहे मोहतरमा मोहतरम ऐ सल्लल्लाहु शहे मोहतरम, ऐ शहे हाँ, मोहतरम ऐ सल्लल्लाहु शहे अलैहि वसल्लम। मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नातिया मजमूआ आया। फिर आपने सराब दुनिया इसकी भी अभी आने वाली है, और आप फ्रांस में पहली पाकिस्तानी नसाई अदबी तंजीम राहे अदब की प्रेसिडेंट भी हैं। जी। भई तो मेरी बहन इतना काम कर लिया, कैसे कर लिया? बताएँ अब आप? मैं भी हैरान होती हूँ कि मैंने कैसे कर लिया। असल में शुरुआत ही वही हुई थी जो मज़हबी इदारा जॉइन किया, हाँ, क्योंकि तन्हाई से निकलना था, अपनी ज़ुबान सुननी थी, कुछ करना कराना था कि हस्बैंड से मैंने कहा कि मैं कुछ वहाँ पे इदारे में अगर मुझे कोई ज़िम्मेदारी मिलती है या मैं जैसे पढ़ाना है या कुछ और, तो मैं क्या कर सकती हूँ? उन्होंने कहा देखो भई, सीधी-सी बात है वो बड़े प्रैक्टिकल आदमी हैं, कहने लगे भी बहुत सारे रफ़ड़ होते हैं और इदारों में और पैसों के मामलात और दूसरे मामलात, हाँ, स्कैंडल्स बनते हैं बहुत सारे हाँ, इसके ऊपर। हाँ, तो देखो हाँ, मैं किसी किस्म की बदनामी में नहीं शामिल होना चाहता, ना तुम कोई ज़िम्मेदारी लोगी, कल कलाम को उसी में से मेन मेख निकलेंगी। हुँ, तो मेहरबानी करके ना मैं ऐसी कोई नहीं चाहता कि मेरा नाम कहीं आए। तो मैंने कहा हुँ, चलें ठीक है, मुमताज़ अख्तर के बजाय मैंने सोचा मैंने कहा देखिए शेख साहब आप मुझे इजाज़त दे दें, तो फिर मैं काम अपनी ज़िम्मेदारी पे करूँगी। मैं मुमताज़ मलिक अपने रियल नेम से, अपने वालिद के नाम से ही बिल्कुल, मैं काम बिल्कुल, करूँगी। बिल्कुल, आपके ऊपर कोई ऐसे ही बदनामी नहीं आएगी या आपके ऊपर हुँ, कोई हुँ, स्कैंडलाइज़ नहीं होंगे कि भई हुँ, आपकी बेगम ने हुँ, ये किया, वो किया। हुँ, तो मैं अपने हुँ, सर पे ये काम करूँगी, बस आप इजाज़त दें। कहते ठीक है, ओके, तुम अपने सर पे करना चाहती हो तो ठीक है, मुझे कोई एतराज़ अच्छा नहीं है। ये भी तो यूँ वहाँ पे फिर देखें, यहाँ मैं आपको ये बात कहूँगी कि क्रेडिट गोज़ टू हिम एज़ वेल। मर्द बिल्कुल, तो बिल्कुल। कहती हैं कि तुम क्यों भई बाप का नाम क्यों लेके साथ चल रही हो? हमसे शादी की है। मेरा हाँ, नाम कहाँ गया? कॉम्प्लेक्स में भी आ जाती हैं या कुछ हमारे बिल्कुल, भाई हज़रात जो हैं, उनकी ईगो इश्यूज़ भी आ जाते हैं। होता है, तो मैं होता है। तो बिल्कुल मैं बहुत बिल्कुल उनको क्रेडिट देती हूँ, बल्कि क्रेडिट हमेशा देती हूँ और हाँ। फिर उस वक़्त जब शुरू हुआ काम शुरू हुआ और फिर नात हुँ, ख़वानी के अलावा फिर उन्होंने मुझे जज के तौर पे भी मुझे उन्होंने बच्चों हुँ, को जज करने हुँ। के लिए भी उन्होंने बिठाया साथ में। ये ऑनर के भी उन्होंने मुझे हाँ, मौका दिया वरना मैं इस माशाल्लाह। काबिल नहीं हूँ। ना मैं थी, ना मैं हूँ, ना मैं खुद को कभी समझती हूँ। मैं तो कहती हूँ ना सना ख़ाने मोहम्मद वही होते हैं कि जो अब हम तारीफ़ करते हैं तो हमारी लालच होती है कि जब एक टाइम आएगा उस वक़्त जब हमारी नेकियों के पलड़े खाली हो हाँ, जाएँगे और हमारे पास कुछ नहीं रहेगा, तो जब फरमाया जाएगा कि है कोई मुझे याद करने वाला, मेरा नाम गुनगुनाने वाला, मुझसे मोहब्बत करने वाला, तो शायद उन पीछे-पीछे हम भी किसी के दामन के पीछे-पीछे हाँ, इस मुश्किल से निकल वाह! जाएँगे। बस वाह, एक ये वाह! लालच है, वाह! ये ज़बरदस्त, लालच। क्योंकि बहुत। लालच के बिना आप इंसान कुछ देखिए नहीं फिर करता। यही यही जो है ना आपकी आपका इश्क़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ये जो आपकी सोच है, इसी सोच ने आज आपको यहाँ पे आप यकीन कीजिए कि आप कोई मुमताज़ शक नहीं, नहीं बनी हैं, आप कोई वाक़ई शक नहीं है, मुमताज़ हैं बाकियों की निस्बत। अच्छा ये कोई शक बताइए, लिटरेरी सर्कल में या कुछ है, वो कोई भी कंट्री हो, थोड़ा-सा ये टाँगे-शाँगे लेग पुलिंग चलती है, तो क्या फ्रांस में भी ऐसी चीज़ है?
फ्रांस में बात ये कि जिस वक्त मैंने काम शुरू किया, मैंने क्योंकि लिखती थी लेकिन वो एक प्राइवेट था ना, जैसे कभी कभी छोटे स्किट लिखे, खाके लिखे, कुछ बच्चों के लिए कुछ लिखा, वो उस वक्त ही इदारे में हमने परफॉर्म करवा लिया, और ये वो कुछ उसका खास रिकॉर्ड नहीं रखा जाता था, ऐसे लाइव प्रोग्राम्स होते थे। फिर जब एक टाइम आया 2008 में, तो उस वक्त मुझे जनरल सेक्रेटरी के तौर पे अपॉइंट किया गया वहां पे। तो फिर मैंने स्टेज का काम भी अपने पास रखा, माइक रखा, और 2.5 साल वो जो काम था स्टेज के हवाले से, और फिर मैंने उसमें हर तरह की, कहना चाहिए कि जो भी मैं उसमें तजुर्बात कर सकती थी ना, जिस तरह के भी प्रोग्राम्स के अंदर, कि मैंने एक ही टॉपिक के ऊपर प्रोग्राम करना शुरू किया। जैसे अगर हमने दुआ सिलेक्ट किया है तो आयात भी पूरे 2-3 घंटे के प्रोग्राम के दौरान जो आएंगी वो आयात भी हम दुआ के ऊपर बोलेंगे। हम अगर बीच में नाते हैं या दूसरी चीजें हैं तो वो भी हम दुआ ही पर बेस्ड होगी। इसी तरह से अगर हम अहादीस पढ़ेंगे तो हम दुआ ही के हवाले से करेंगे। यूं मैंने हर महीने के प्रोग्राम के अंदर मैंने टॉपिक्स रखे। ये पहले कभी नहीं हुआ था। ये 2008 से लेकर 2010 मिड तक मैंने इस तरीके से, फिर फादर डे मैंने फर्स्ट टाइम किया, जिसने फादर डे पर कोई प्रोग्राम किया और बच्चों को बताया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अपने वालिद तक उनको ट्रिब्यूट किया कि आप सबका एहसान है कि आप लोगों ने मोहब्बत की तो हमने जिंदगी पाई और हमने कुछ हासिल करने की कोशिश की। क्योंकि बाप बहुत बड़ा साया होता है, बहुत मजबूत सुतून होता है आपकी जिंदगी का। तो वो जो था, एक फिर मैंने माँ पे किया, कौमी दिनों पे प्रोग्राम किए, क्योंकि हर महीने एक तो प्रोग्राम हमारा मजहबी हवाले से होता था, लेकिन मैंने साथ अपने कौमी और अपने समाजी जितने भी दिन आते थे, अपना कल्चरल भी, सोशल भी, स्पेशल डेज भी, सारे के सारे। बिल्कुल, मैंने वो 2.5 साल में अपना, कहना चाहिए, जो मैं चाहती थी ना कि ये होना चाहिए, ये क्यों नहीं होता, ये क्यों नहीं करती, क्योंकि मेहनत करनी पड़ती है ना, बात ये मेहनत करनी पड़ती है आपको प्रोग्राम के ऊपर। और लोगों को लाने के लिए हम मजबूर नहीं कर सकते कि आपको आना है प्रोग्राम में, नहीं, हम कहते हैं आपकी मेहरबानी है, आपने इतने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला, आप यहाँ 3 घंटे के लिए तशरीफ लाई हैं। और मैं हमेशा दरवाजे पे, जनरल सेक्रेटरी होते हुए भी मैं गेट पे खड़ी होती थी, मैं हर किसी को खुद वेलकम करती थी, आप आए तो रौनक हुई है इस प्रोग्राम में। क्योंकि मैं ये एक, कहना चाहिए, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान खाना है और मैं उनकी नौकर हूँ, सेक्रेटरी हूँ, मैं नौकर हूँ, उनकी तरफ से जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। और आप सब मेहमान हैं तो आपका कितना दर्जा है कि आप मेहमानों की खातिर करें वहां पर। तो ये बहुत बड़ी एक सादत थी जो मुझे मिली थी। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े सख्त हालात थे, बहुत मुखालफतें कि ये नई लड़की आई, इसको क्यों आपने दे दिया, ये तो बहुत ही जोशीली है, ये बहुत लाउबाली है, और आपने इसको क्यों दिया। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरी जिम्मेदारी खत्म हुई और आज इस चीज को भी 10 साल गुजर चुके हैं, और उन्हीं प्रोग्राम्स को लेकर जब लोग आते हैं और मुझे सल्यूट करते हैं कि हमने आपका वो प्रोग्राम देखा था और ये हमने तब्दीली की। और फिर वो जिन्होंने मेरी, जो हमारी सीनियर थी, उन्होंने खुद कहा, मुमताज जब तुम आई थी सबसे ज्यादा तुम्हारी मुखालफत मैंने की थी ग्रुप में बैठकर। और मैंने कहा था कि वो तो बहुत ही बच्चों जैसा मिजाज है, क्योंकि मैंने हंसना, बोलना, गपशप लगानी, तो आपने उसको जिम्मेदारी इतनी भारी क्यों दे दी। वाकई बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन जिन्होंने मेरा नाम प्रपोज किया था, जो मुझे बाद में पता चला, उन्होंने कहा मेरा यकीन था इसके ऊपर कि ये बहुत, इसके अंदर एनर्जी है, बहुत कुछ है जो निकलना चाहिए। और फिर उन्होंने कहा कि मैंने इस चीज को 2.5 साल तुम्हारा काम देखने के बाद तस्लीम किया कि तुम बहादुर हो, तुम जुर्रतमंद हो, तुम बहुत टैलेंटेड हो। और तुमने, सबसे बड़ी चीज पता है क्या होती है शगुफ्ता जी, सबसे बड़ी चीज होती है जब आपको पॉइंट आउट किया जाता है ना कि आप में ये खराबी है। जैसे मुझे कहा कि इनडायरेक्ट किसी ने कहा, हो सकता है वो समझते हो कि मैं अगर सामने कहूंगा तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। मुझे कहा मुमताज बहुत जल्दी जल्दी बोलती है, समझ नहीं आती, पता नहीं क्या बात की। मुझे पता चला, मैंने उनको शुक्रिया अदा किया। मैंने कहा जिसने भी आपको कहा है आप उसका शुक्रिया अदा कीजिएगा। उन्होंने मुझे अपने लिए गौर करने का एक पॉइंट दिया, मैं इस पे काम करूंगी, मैं इस पे काम करूंगी। और फिर उसके बाद मैंने अपने आप को रिकॉर्ड करके सुनना शुरू किया कि मेरे बोलने की स्पीड ऐसी तो नहीं है कि वाकई अगर मैं इतनी मेहनत करके इतना कुछ तैयार करूं और सुनने वाले को समझ ना आए तो जाया हो जाएगा सब कुछ। और यकीन करें, मैं कहती हूँ आज भी मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे अंदर कोई भी गलती निकाली। इसने, इसकी ड्रेसिंग ऐसी है, इसके बाल नजर आ रहे थे, इसका ये हो रहा है, तो वहां सबसे ज्यादा मैं अभी भी नोटिस होती हूँ, अच्छा मेरे बाल नजर आ रहे, मेरा ये हो रहा है वो। मैं कहती थी नहीं, जब आप कुछ सीखने आते हैं ना तो आप सामने वाले से मायूस ना हो,
तो मैं इसलिए अपने आप को ग्रूम करते तो आपकी जो पॉजिटिव अप्रोच थी, जिस चीज को आपकी वीकनेस बनाया, आपने उसको अपनी स्ट्रेंथ बना लिया, आपने सीख लिया। तो असल बात वही हुई ना, मतलब ये आप देखिए, मुझे पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं, मेरे ऊपर भी ये होता है, क्योंकि मैं तकरीबन मेरी एक वीडियो डेली मेरे शो का चलता है, अगर मैं एवरेज निकालूं डेली। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा है कि यहाँ पे तो सारे वीकली चलाते हैं, कोई वीकेंड चलाता है, तो ये आप क्या कर रही हैं भाई? मैंने सबकी बात सुनी है बहुत एहतराम के साथ, बहुत, क्योंकि जाहिर है तकरीबन सभी सीनियर्स हैं। तो मैंने हमारा जो मेरी जो ट्रेनिंग हुई भी है, वो मेरी पीटीवी की, मेरे अपने वाले साहब का एक नाम था रेडियो का, वो था। उसके बाद मेरी मुनीजा हाशमी की मैं स्टूडेंट रही हूँ। आप यकीन कीजिए, काम की और मेहनत की इतनी आदत है कि रात को उठ के भी अपना मैं शो रेडी कर लेती हूँ और चला रही हूँ। सिंस कोविड-19 से मेरा डेली ऑलमोस्ट शो आ रहा है। माशाल्लाह आ रहा है, वीकेंड पे भी कोई ना कोई स्पेशल, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मेरे पास इतने हैं गेस्ट के, मेरे पास नेक्स्ट 3 मंथ की जो है ना वो डेट्स बुक है। माशाल्लाह यही बात है, आपकी एनर्जी होती है, आपकी मेहनत होती है, और आपका जो कहते हैं ना, आप आगे पीछे से पहले सीखते हो फिर सिखा रहे होते हो ना। ये थोड़ी होता है कि ऐसे ही मुंह उठा के कहीं भी चले गए। फिर मैंने अक्सर देखा है कि नाइट खाने के लिए इवन मिलाद में बैठे हैं, और अक्सर खवातीन बड़े फख्र से कोई किताब खोलेंगी, अपने बैग में से निकालेंगी और कहेंगी, भाई हम तो नहीं तैयारी शैयारी करते, हम तो बस आते हैं, जो हमारे सामने है हम पढ़ लेते हैं। तो मुझे बड़ा वो फील होता था, मैं कहती थी इससे बड़ी तौहीन क्या हो सकती है। आप डांस के लिए तैयारी करते हैं, आप मेहंदियों के डांस और गाने के लिए 15-15 दिन पहले रिहर्सल कर रहे होते हैं और नाच कूद रहे होते हैं, और जब प्यारे नबी की तारीफ का मामला आता है तो आप उसको इतनी भी जहमत नहीं करती, क्योंकि वो गलत तलफ्फुज में पढ़ रही होती हैं, गलत टोन में बोल रही होती हैं, उनकी आवाज फट रही होती है, कुछ भी हो, यानी वो समझती ही नहीं है कि इसके लिए भी रियाज करना है। आपको अपनी नात तैयार करनी है अगर आपको पढ़ना है। जैसे मुझे पता है मुझे किसी प्रोग्राम में अब जाना है, मैं इनवाइटेड हूँ, तो मैं उससे पहले चलते फिरते उसको गुनगुना रही हूँ, चलते फिरते मैं उसको गुनगुना रही हूँ, उसको ठीक कर रही हूँ, मैं अपना वॉल्यूम चेक कर रही हूँ, मेरी आवाज ठीक आ रही है, कहाँ मेरी आवाज बैठ रही है, कहाँ उठ रही है। ये एक लाजमी हिस्सा होता है, ये सिर्फ मैं नहीं, हर बंदा ये करेगा, जो भी अच्छा पढ़ने वाला होगा वो ये करेगा। और तो वो उसको अल्लाह ताला रिवॉर्ड भी देता है, बिल्कुल देता है, नहीं मिलता, ये तो आपको अल्लाह की जात देती है रिवॉर्ड। बेशक यही बात है। आपको यही कहेंगे। अच्छा जानी, ओ माय गॉड, देखिए आप, टाइम हमारे पास रह गए 4 मिनट, पता ही नहीं चला टाइम का। अच्छा मुझे आपकी शायरी भी सुननी है, मुझे सुनाइए। जी जरूर, क्यों नहीं। मेरा एक कलाम है जो काफी, यानी अभी यहाँ महफिलों में तो खैर हम लोग पढ़ते हैं, जब अपनी चीज मुशायरा वगैरह होता है तो हम उसमें जरूर वो चीजें अपनी तरफ से शामिल करते हैं। एक छोटी सी नज्म है, आने वाली किताब ये सराब दुनिया से मैं पेश करना चाहूंगी। इसका उन्वान है बहुत मुमकिन है। बहुत मुमकिन है, बहुत मुमकिन है मैं शायर न होती, तो बनकर मैं मुजावर किसी दरगाह पर झाड़ू लगाती, या बनके मैं कोई मजजूब हस्ती हवाओं में कहीं रस्ते बनाती। ये दुनिया फिर भी मेरे गिर्द एक मजमा लगाती, कभी हंसती कभी ठोकर लगाती। मैं अपनी राल से लिखती फसाने, बदलते ये सभी मंजर अगर पुतली में आंखों की घुमाती। तू पीछे भाग दुनिया के ये तुझसे दूर जाए, तू ठोकर दे इसे जिस दिन तेरे पीछे ये आए। अगर तू पास दुनिया के तो रब से दूर होगा, अगर तू पास रब के तो ये कदमों में समाए। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे। ख़वातीनो हज़रात, मैं आपको बताती चलूं कि जैसे मैंने आपको बताया है कि ये पाकिस्तान नसाई अदबी तंजीम राह अदब की भी सदर हैं, और इनको एजाज़ात जो मिले हैं, इनको धन 84 अवार्ड भी मिला हुआ है, चकवाल प्रेस क्लब का 2015 का अवार्ड मिला है, हिरा फाउंडेशन शील्ड 2017 में, कारवाने हवा एजाजी शील्ड मिली है 2019 में, दयार खान फाउंडेशन शील्ड 2019 की, और आशिक रंधावी अवार्ड 2020 में। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मुबारकबाद। इट वाज ग्रेट, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये एक छोटी बहन में एक छोटी सी और हमें नज्म सुना दें तो हम बहुत आपके मशकूर होंगे। जी जरूर। ये छोटी बहर में एक कलाम है,
जी इरशाद। ज़ादे राह के नाम से, ज़ादे राह। जी। उसी के कहने पे मुनहसिर है, उसी के कहने पे मुनहसिर है, ये सारा उसकी सराह पर है। कमाल दाद उसको इस कदर है, ये जोर उसकी ही वाह पर है। कहाँ कहाँ किसको क्या मिलेगा, ये वाह फैसला सरबराह पर है। वाह किसी की आंखों के अश्क पर है, किसी के होंठों की आह पर है। बदल तो लूं रास्ता मगर फिर नजर अभी ज़ादे राह पर है। वाह चलेगा अब कितनी दूर तक तू, चलेगा अब कितनी दूर तक तू, ये अपने जोरे निबाह पर है। हर एक महवर हर एक मरकज अभी तक उस कज कलाह पर है। वो बख्श दे चाहे मार डाले, वो वाह बख्श दे चाहे मार डाले, ये फैसला आज शाह पर है। लो आज डूबे के पार उतरे, ये सब तो मुमताज चाह पर है। वाह उसी के वाह कहने पे मुनहसिर है, ये सारा उसकी सराह पर है। वाह 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 वाह। थैंक यू सो मच मुमताज, बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने का। गिमी टीवी जज़ाकल्लाह। आपके लिए बहुत ग्रेटफुल है और दिल तो चाह रहा है कि आपसे बातें करती जाऊं, इतना मेरा और आपका रेपो बना है ना। क्या करें। बहुत मैं शुक्रिया। सोच अच्छा, लेती असली हूँ। में बातें की ना हमने, इंटरव्यू वाली वो नहीं ना, फूल नहीं क्या नहीं पसंद है और किताब क्या पसंद है, और ये हमने रियलिटी में बात की इसका है जिस जो हाँ, सच्चाई है। हाँ, जो सच बात है, बहुत हमारा कैजुअल सा एक उसमें हमने सब कुछ कर भी लिया, एक्सपीरियंस भी बता दिए। ये भी कि आप एक रोल मॉडल हैं उन तमाम जज़ाकल्लाह। ख़वातीन के लिए जो अपने वतन से शादियाँ करके आती हैं और किस तरह स्ट्रगल करती हैं, कैसे कंपोज़ करती हैं, कैसे ज़िंदगी को गुज़ारती हैं और उसके बाद आज आप माशाल्लाह एक कामयाब अपराइट वुमन हैं, एम्पावर्ड वुमन हैं और अब जिसका तो मेरे मियाँ कहते हैं ना, अब तो मेरे मियाँ कहते हैं अभी तुमसे टाइम लेना पड़ता है, अब तो तुम्हारी अम्मा मेरा नाम नहीं लगाती। मैंने कहा मैं क्या करूँ, मेरा नाम अब्बा के साथ क्लिक हो गया। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, होता बिल्कुल है। सही है। थैंक यू सो बहुत मच। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। दुआ में याद रखिएगा सब लोगों को। मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगी कि ज़रूर, किताबें खरीदने की आदत डालें। प्लीज़ किताबें खरीदा करें ताकि हम अगली किताब ला सकें। क्योंकि लिखने वाला कोई इतना करोड़पति तो होता नहीं है कि अक्सर तोहफ़े में किताबें माँगी जाती हैं और लोग समझते हैं कि ये शायद फ्री में काम होता है, तो कुछ भी फ्री नहीं होता, हमें कुछ नहीं मिलता। हम सिर्फ इस्लाह मुआशरा की नज़र से या अल्लाह ताला की देन लोगों तक पहुँचाने की नीयत से अपनी चीज़ों को शेयर करते हैं। तो प्लीज़ किताबें ज़रूर खरीदा करें। अगर आप 3000 का पिज़्ज़ा अफ़ोर्ड हो सकता है, तो 300 की किताब इतनी महँगी नहीं है। वो हमेशा का दोस्त होती है। उसे प्लीज़ अपनी किताब को अपना दोस्त बनाइए। बहुत आपका शुक्रिया, दुआ में पैगाम याद चला रखिए। गया और ये वाक़ई आपने बहुत अच्छी बात की है। किताब से दोस्ती भी बहुत ज़रूरी है। ये आपको पता है बहुत, इंसान की तन्हाई में सबसे जो बेस्ट आपका फ्रेंड है ना, लेटर लाइफ़ में वो बेशक, किताब ही बनती है ना? बेशक, थैंक यू बेशक। सो मच बहुत लव शुक्रिया। यू, बहुत अल्लाह मज़ा हाफ़िज़। आया। अल्लाह थैंक यू, हाफ़िज़। लव यू।